हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर भारतीय समाज का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड यूनिट, जिसका पहला टॉपिक है जाति व्यवस्था। तो ये कास्ट शब्द जो है, सबसे पहले हम इसका तात्पर्य समझ लेते हैं। जाति एक ऐसे वर्ग का नाम है जिसमें जन्म के आधार पर ही एक व्यक्ति को दूसरे की तुलना में उच्च या निम्न मान लिया जाता है। सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था सभी समाजों में पाई जाती है, जिसमें व्यक्तियों के पदों और कार्यों का निर्धारण किया जाता है। भारतीय जाति व्यवस्था भी सामाजिक स्तरीकरण का ही रूप है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति उसके जन्म से निर्धारित होती है। इस व्यवस्था को बंद स्तरीकरण भी कहा जाता है। बंद स्तरीकरण के रूप में यह सामाजिक संरचना हिंदुओं के जीवन का प्रमुख आधार कही जा सकती है, जो उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन को अनेक प्रकार से नियंत्रित और संचालित और प्रभावित करती रहती है। अब हम समझते हैं कि जाति का अर्थ और इसकी परिभाषाएं क्या हैं। जाति को स्पष्ट करने के लिए अनेक विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से अनेक परिभाषाएं दी हैं। जाति का जो शाब्दिक अर्थ है, उसका इस शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले ग्रेसिया डी ओर्टा ने सन 1665 में सबसे पहले प्रकाश डाला था। इसके बाद फ्रांसीसी विद्वान अब्बे डुबोय ने इस अवधारणा का प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किया था। जाति अंग्रेजी शब्द कास्ट का हिंदी रूपांतर है, जिसे पुर्तगाली भाषा के कास्टा से व्युत्पन्न माना जाता है, जहाँ इसे विभेद या मत के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। संस्कृत की जन धातु से जाति शब्द व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ जन्म या उत्पत्ति है, अर्थात जन्म के अनुसार अस्तित्व का रूप ही जाति है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और अस्पृश्य वर्ण के स्तर की अनेक जातियां प्राथमिक रूप से हिंदुओं में मानी जाती हैं। जाति जन्म पर आधारित होती है। जाति जन्म एवं अंतर विवाह पर भी आधारित होती है। जाति व्यष्टि समूह की विशिष्ट विशेषताओं का संकलन है। तो टी.एन. मदान जो समाजशास्त्री हैं, उन्होंने जाति को एक बंद वर्ग बताया है। केटकर जो समाजशास्त्री हैं, वो कहते हैं कि जाति एक सामाजिक समूह है जिसकी दो विशेषताएं होती हैं। सदस्यता केवल उन व्यक्तियों तक ही सीमित होती है जो सदस्यों से जन्म लेते हैं, और इस प्रकार से पैदा हुए व्यक्ति ही इसमें सम्मिलित होते हैं। दूसरा, सदस्य एक कठोर सामाजिक नियम द्वारा समूह के बाहर विवाह करने से रोक दिए जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर हर्बर्ट रिजले हैं, उन्होंने जाति परिवारों या परिवारों के समूह का एक संकलन बताया है, जिसका एक सामान्य नाम है, जो एक काल्पनिक पूर्वज, मानव या देवता से सामान्य उत्पत्ति का दावा करता है, समान आनुवंशिक व्यवसाय को रोकने पर जोर देता है और सम्मति देने पर समर्थ लोगों द्वारा एक सजातीय समुदाय माना जाता है। तो इस प्रकार हर्बर्ट रिजले ने जाति की परिभाषा में इसकी विशेषताएं बताई हैं, जिनमें निश्चित नाम, सामान्य उत्पत्ति का स्रोत, वंशानुगत व्यवसाय वाला सजातीय समुदाय आदि। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे जाति की कुछ प्रमुख विशेषताओं का। पहली विशेषता है जाति की संरचना जो है खंडात्मक विभाजन। दूसरी विशेषता है संस्तरण। समाज में विभिन्न खंडों, जातियों, वर्णों या वर्गों की उच्चता और निम्नता के आधार पर आरोही और अवरोही क्रमबद्धता को संस्तरण कहते हैं। तीसरी विशेषता है खान पान एवं सहभोज पर प्रतिबंध। जाति व्यवस्था में खान पान, सहभोज से संबंधित अनेक प्रतिबंध मिलते हैं। इन प्रतिबंधों में जैसे पंक्ति निषेध, पाक निषेध। पाक का तात्पर्य है कि किन किन व्यक्तियों द्वारा पकाया हुआ भोजन ग्रहण कर सकते हैं, किन जातियों के द्वारा पकाया हुआ भोजन नहीं है।
तीसरा विशेषता है इसमें खान पान भोज पे प्रतिबंध में भोजन निषेध होता है, इसमें जल निषेध होता है, खाद्य निषेध होता है, हुक्का पानी निषेध होता है, पात्र निषेध होता है। तो घुरिया ने लिखा है कि समस्त भोजन कच्चा या पक्का 2 वर्गों में विभाजित है। जल द्वारा बना हुआ भोजन तो कच्चा, घी या तेल द्वारा बना हुआ भोजन पक्का कहलाता है। चौथी विशेषता है सामाजिक समागम पर प्रतिबंध, यानी जाति प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिसमें सामाजिक जीवन से संबंधित भी अनेक विशेष अधिकार और नियोक्ताएँ मिलती हैं। महाराष्ट्र में अछूत की परछाई किसी ऊंची जाति के व्यक्ति पर पड़ने पर वह अपवित्र हो जाता है। मद्रास में इस नियम का कठोर रूप मिलता है, यानी क्षेत्र के हिसाब से जाति की जो कठोरता है वो सभी भारतीय समाजों में पाई जाती है। पांचवी विशेषता है नागरिक एवं धार्मिक असमर्थताएं। छठवीं जो विशेषता है जाति की वो है व्यवसाय पर प्रतिबंध। जाति यानी व्यवसाय जो है उसके परंपरागत होते हैं। जो जिस जाति में जन्म लेता है वह बड़ा होने पर उसी जाति का व्यवसाय करता है। जैसे नाई, धोबी, स्वर्णकार, चर्मकार आदि अपना व्यवसाय परंपरागत रूप से करते रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता है विवाह पर प्रतिबंध, यानी जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है कि ये विवाह पर प्रतिबंध होता है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक जाति के सदस्य अपनी जाति में ही विवाह संबंध स्थापित कर सकते हैं। और नेक्स्ट विशेषता है जाति की प्रदत्त सदस्यता, यानी जाति की सदस्यता प्रदत्त होती है, अर्थात जो जिस जाति में जन्म लेता है जीवन पर्यंत वह उसी जाति का सदस्य बना रहता है। जाति व्यवस्था में व्यक्ति अपनी सदस्यता व्यक्तिगत गुणों, शिक्षा, बुद्धिमत्ता, कार्यकुशलता, व्यवसाय, ईमानदारी, धर्म आदि के द्वारा परिवर्तित नहीं कर सकता है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे जाति व्यवस्था के प्रकारों का। जाति व्यवस्था के प्रकारों का जो है वर्णन J.H. हट्टन ने जाति व्यवस्था के प्रकारों को यानी संगठनात्मक कार्यों के वर्णन के अंतर्गत किया है, जो निम्नलिखित हैं। इनको 3 भागों में विभाजित किया है उन्होंने। पहला है व्यक्ति के लिए प्रकार्य, दूसरा है जाति समुदाय के लिए प्रकार्य और तीसरा है समाज एवं राष्ट्र के लिए प्रकार्य। तो जाति के जो प्रकार्य बताए हैं हट्टन साहब ने, उनमें पहला है व्यक्ति के लिए प्रकार्य, जिसके अंतर्गत कुछ बिंदु हैं जिनको आप नोट कर सकते हैं। व्यक्ति के लिए जो प्रकार्य किए जाते हैं जाति के अंतर्गत, उनमें पहला है मानसिक सुरक्षा, दूसरा है सामाजिक सुरक्षा, तीसरा है आर्थिक सुरक्षा, चौथा है व्यवहारों पर नियंत्रण और पांचवा है वैवाहिक सुरक्षा। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे जाति के प्रकार्य के अंतर्गत दूसरे प्रकार हैं जाति समुदाय के लिए किए जाने वाले प्रकार्य, जिनमें पहला है सदस्यता एवं संस्तरण का निर्धारण, दूसरा है सामाजिक नियंत्रण एवं संस्कृतिकरण, तीसरा है संस्कृति का हस्तांतरण और चौथा है धार्मिक कार्य। इसके बाद जाति के प्रकारों में तीसरा प्रकार का जो प्रकार्य है वो है पहला तो व्यक्ति के लिए, दूसरा जाति के लिए और तीसरा समाज एवं राष्ट्र के लिए। तो समाज एवं राष्ट्र के लिए जो प्रकार्य है उसके अंतर्गत कुछ बिंदु हैं जो निम्न हैं। पहला है सामाजिक एवं राजनीतिक स्तरक, दूसरा है सामाजिक नियंत्रण, तीसरा है सामाजिक स्तरीकरण, चौथा है सामाजिक एकीकरण और पांचवा है जननिक कार्य और छठवां है आर्थिक कार्य और सातवां संस्कृति का हस्तांतरण। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे जाति व्यवस्था के दुष्कार्य कौन कौन से हैं जो समाज में यानी फैलते हैं व्यक्तियों के अंतर्गत। जाति व्यवस्था में जो है इसके दुष्कार्य या हानियाँ हैं उनका निम्न समाजशास्त्रियों ने अध्ययन किया है। राधा कृष्णन है, पणिक्कर है, शेरिंग है, बोस है, रॉस आदि। तो जाति व्यवस्था के अंतर्गत विघटनात्मक कार्य सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं जो निम्नलिखित हैं। तो जाति व्यवस्था के जो दुष्कार्य हैं वो 5 बिंदुओं के अंतर्गत हैं। पहला है सामाजिक दुष्कार्य।
तो सामाजिक दुष्कार्य के अंतर्गत कुछ बिंदु हैं जिनको आप लिख सकते हैं। पहला है निम्न जातियों का शोषण किया जाता है। दूसरा है सामाजिक प्रगति में बाधक है। हम किसके दुष्कार्य पढ़ रहे हैं? जाति के। तो जाति क्या है? सामाजिक प्रगति में बाधक होती है। तीसरा है जाति सामाजिक विघटन का कारण है। चौथा दुष्कार्य है सामाजिक समस्याओं के लिए जाति उत्तरदायी है। इस जाति के वजह से जो है समाज में अस्पृश्यता की भावना होती है। नेक्स्ट बिंदु है स्त्रियों का यानी जाति के कारण शोषण होता है। सातवां बिंदु है जाति की जो है व्यक्तित्व के विकास में बाधक होती है। आठवां है जाति सामाजिक गतिशीलता में भी बाधक होती है। अब ये सामाजिक दुष्कार्य के बाद जो हम दूसरे नंबर का दुष्कार्य पढ़ेंगे सांस्कृतिक प्रगति में बाधक। इसके बाद तीसरा दुष्कार्य है धार्मिक दुष्कार्य। जो धार्मिक दुष्कार्य है इसके अंतर्गत कुछ बिंदु हैं जिनको हम 3 प्रकार से देख सकते हैं। पहला है जाति को समाज की अफीम बताया है। दूसरा दुष्कार्य है धर्म परिवर्तन का। और तीसरा दुष्कार्य है धार्मिक दुष्कार्य के अंतर्गत ब्राह्मणवाद का। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे आर्थिक दुष्कार्यों का। आर्थिक दुष्कार्य के अंतर्गत कुछ बिंदु हैं जिनमें पहला है आर्थिक विकास में यानी जाति बाधक होती है। दूसरा है जाति कार्यकुशलता में भी बाधक होती है। तीसरा बिंदु है जाति श्रमिकों की गतिशीलता में बाधक होती है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे जाति व्यवस्था के जो दुष्कार्य हैं। आर्थिक दुष्कार्य के बाद आता है 5वां बिंदु राजनीतिक दुष्कार्य, प्रजातंत्र एवं राष्ट्रीय एकता में बाधक। इसके अंतर्गत कुछ बिंदु हैं जिनको आप इस प्रकार समझ सकते हैं। पहला है जातीय प्रतिबंध। दूसरा है जातीय भेदभाव। तीसरा है कानून की असमानता। और इसके बाद लास्ट है जातिवाद। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले कारक हमारे समाज में कौन कौन से हैं। जिसके कारक जो हैं कौन कौन से हैं जिनको आप बिंदुओं के अंतर्गत नोट कर सकते हैं। तो जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले कारक प्रमुख हैं। पहला बिंदु है औद्योगिकरण का प्रभाव, जिसके कारण समाज में जाति व्यवस्था जो है इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरा है शिक्षा का प्रभाव, इसके कारण भी हमारे भारतीय समाज में जो है जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। तीसरा है पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव। चौथा बिंदु है धन का बढ़ता हुआ प्रभाव। पांचवा है यातायात एवं संचार के साधनों का प्रभाव। छठवां बिंदु है स्वतंत्रता आंदोलन। सातवां बिंदु है धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन। और आठवां बिंदु है प्रजातंत्र का प्रभाव। नौवां बिंदु है नवीन व्यवसाय का प्रभाव। 10वां बिंदु है जाति पंचायतों की समाप्ति। और 11वां बिंदु है संयुक्त परिवार का विघटन। और इसके बाद नेक्स्ट बिंदु आता है नवीन कानूनों का प्रभाव। तो इस प्रकार से हम अपने भारतीय समाज में जो जाति व्यवस्था है वो बहुत ही कठोर है और उसके वजह से जो हमारी जाति व्यवस्था में परिवर्तन आ रहे हैं हमारे समाज में उनको हम उपरोक्त बिंदुओं के अंतर्गत देख चुके हैं। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि जाति व्यवस्था की वर्तमान स्थिति क्या है, जिसको हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं। पहला है ब्राह्मणों की स्थिति में गिरावट, यानी जाति व्यवस्था के कारण जो ब्राह्मणों को सदैव श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया गया है, किंतु आज व्यक्तिगत गुणों के महत्वपूर्ण होने से निम्न जाति के लोग भी उच्च स्थान प्राप्त कर रहे हैं। दूसरा है जातीय संस्तरण में परिवर्तन। जाति व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इस प्रकार का संस्तरण विद्यमान रहा है, किंतु आज निम्न जाति भी शिक्षा, व्यवसाय, धन के प्रभाव के कारण स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगी है। इस कारण जातीय संस्तरण में परिवर्तन आ गया है। तीसरा बिंदु है दलित जाति की स्थिति में परिवर्तन, यानी जाति व्यवस्था में दलित और जो अस्पृश्य जातियां हैं उनको अनेक अधिकारों से वंचित रखा गया था। उन पर अनेक प्रतिबंध थे, धार्मिक और सामाजिक नियोगिताएँ लागू थीं, जिनके कारण वे समाज में निम्न स्थान पर थे। पर भारतीय संविधान में उनको अनेक अधिकार दिए गए हैं, जिससे सामाजिक, धार्मिक
राजनीतिक दृष्टि से नौकरी, व्यवसाय आदि में उनको विशेष सुविधाएं प्राप्त हैं। चौथा बिंदु है पेशों के चयन में स्वतंत्रता। प्राचीन समय में सभी जातियों के अलग अलग पेशे थे। आज कोई व्यक्ति किसी भी पेशे का चयन अपनी योग्यता के आधार पर कर सकता है। शिक्षा, तकनीकी ज्ञान के प्रभाव ने निम्न जाति को भी इंजीनियर, डॉक्टर, प्रशासनिक अधिकारी आदि के जो है चयन की छूट दे दी है। शूद्रों की आर्थिक स्थिति भी आज बदल गई है। पांचवा बिंदु है खान पान संबंधी प्रतिबंधों में शिथिलता। नगरीकरण के प्रभाव के कारण खाने पीने के प्रतिबंध शिथिल हो रहे हैं। पहले रसोई के बाहर कच्चा खाना खाया जाना वर्जित था। शाकाहारी मांसाहारी भोजन के भी नियम थे, लेकिन आज वह व्यक्ति नौकरी पेशे के कारण सुबह के बाद रात में ही घर वापस आता है, तो सारा दिन उसका भोजन बाहर ही पूरा हो जाता है। नेक्स्ट बिंदु है जाति व्यवस्था में परिवर्तन की स्थिति का। जन्म के महत्व में कमी आई है। जाति व्यवस्था में जो है बहुत ही महत्व था पहले कि जन्म के आधार पर ही व्यक्ति को स्थिति निर्धारित होती है। जैसे ब्राह्मण परिवार में जन्मा हुआ बच्चा सबसे ऊंचा माना जाता है, किंतु शिक्षा के प्रचार ने इसमें परिवर्तन किया है। आज योग्य, कुशल और सक्षम व्यक्ति ही श्रेष्ठ है, भले ही वह किसी भी जाति का हो। इस तरह जन्म का महत्व है कम हो रहा है। सातवां बिंदु है विवाह के प्रतिबंधों में शिथिलता, यानी कमी आई है। आठवां बिंदु है बदलते संदर्भ समूह। और नेक्स्ट बिंदु है बदलते जाति संबंध, जिनके कारण हमारे भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन आ रहे हैं। अब हम अध्ययन करेंगे जाति और वर्ण में यानी प्रमुख अंतर कौन कौन से हैं, जिनको मैं आपके सामने प्रमुख बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट कर देती हूँ। पहला आधार है जाति और वर्ण का सदस्यता का, यानी जाति में सदस्यता जन्म पर आधारित होती है, तो वर्ण में सदस्यता कर्म और गुण के आधार पर आधारित होती है। दूसरा बिंदु है जाति वर्ण में अंतर का गतिशीलता। जाति एक बंद वर्ग है, व्यक्ति एक जाति से दूसरी जाति में सदस्यता प्राप्त नहीं कर सकता है, जबकि वर्ण एक खुला वर्ग है, एक वर्ग का व्यक्ति दूसरे वर्ण की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। ये व्यवस्था गतिशील है। तीसरा बिंदु है जाति वर्ण में अंतर का व्यवसाय। जाति में व्यवसाय वंशानुगत होते हैं, जो जिस जाति में जन्म लेता है वह उसी जाति का व्यवसाय करता है, जबकि वर्ण व्यवस्था में व्यवसाय व्यक्ति की रुचि तथा इच्छा पर निर्भर करता है, वह अपने गुणों के आधार पर व्यवसाय चुनता है। चौथा बिंदु है जाति वर्ण में अंतर का आधार विवाह। जाति एक अंतर्विवाही समूह होती है, जबकि वर्ण एक बहिर्विवाही समूह है। पांचवा बिंदु है खान पान और पारस्परिक संबंध का। जाति व्यवस्था में विभिन्न जातियों के लिए भोजन, खाद्य, पात्र, पंक्ति आदि निषेध होते हैं। जातियों में ब्राह्मण उच्चतम और अस्पृश्य जातियाँ निम्नतम मानी जाती हैं, जबकि वर्ण व्यवस्था में खान पान, खाद्य, पात्र, पंक्ति, हुक्का पानी के निषेध नहीं होते हैं। छठवां बिंदु है आधार जाति और वर्ण में आधार प्राचीनता, यानी जाति प्रथा वर्ण व्यवस्था के बहुत बाद समाज में प्रचलित हुई है, जबकि वर्ण व्यवस्था वैदिक काल में ही थी। यह प्राचीनतम प्रथा है। इसका वर्णन वेद पुराणों महाकाव्यों में भी मिलता है। सातवां आधार जो है जाति वर्ण में अंतर का वो है संख्या, यानी संपूर्ण भारत में छोटी बड़ी जातियों की संख्या अनुमानतः यानी 3000 से अधिक है, जबकि वर्ण शास्त्रों के अनुसार वर्णों की संख्या केवल 4 ही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 10वां आधार है वर्ण और जाति में अंतर का, वो 8वां आधार है अस्पृश्यता, यानी जाति प्रथा में अस्पृश्यता की भावना मिलती है तथा अस्पृश्य जाति भी होती है, जबकि वर्ण व्यवस्था में अस्पृश्य वर्ण नहीं होते और अस्पृश्यता की भावना भी नहीं थी। और लास्ट और नेक्स्ट आधार है जाति और वर्ण में अंतर का समानता। जाति प्रथा में ब्राह्मण जाति उच्चतम और अस्पृश्य जाति निम्नतम होती है, अन्य जातियाँ इनके बीच में स्थित होती हैं, जबकि वर्ण व्यवस्था में सभी वर्ण समान होते हैं, उनमें उच्चता और निम्नता की भावना नहीं होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हिंदुओं के अतिरिक्त अन्य समुदायों में भी जाति व्यवस्था पाई जाती है, जैसे जैन, सिख, मुसलमान, यहूदी आदि में अंतर्विवाह, वंशानुगत व्यवसाय की प्रथा मिलती है। भारत में हिंदू परिवर्तित जो है अनेक जातियां हैं,
अमेरिका में काले लोगों की भारत की अस्पृश्य जैसी स्थिति है। श्रीलंका में सिंहली लोग बौद्ध धर्म मानते हैं, उनमें जाति समुदाय मिलते हैं। जापान, बर्मा आदि में भी लोग जाति समूह जैसे मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चुनाव प्रचार या मतदान में जातिवाद स्पष्ट रूप से जो है देखा जाता है। जाति का प्रभाव है, वो नियुक्तियाँ, प्रशासन भी इससे जो है अछूता नहीं है। भारतीय जनतंत्र को जाति तंत्र से जल्दी मुक्त कराना होगा। इस प्रकार से हमें जो है हमारे भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन लाने होंगे।